क्लास 7। आज हम जब्त और ज़मींदार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मनसबदार और जागीरदार के बारे में पूरी जानकारी ली थी। अब आगे पढ़ते हैं जब्त और ज़मींदार। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसान की उपज से मिलने वाला राजस्व होता था। आज भी सरकार की आय का मुख्य भाग किसानों द्वारा दिया जाने वाला लगान होता है, जो सरकार तक पहुंचता है। उस टाइम मुग़लों के टाइम भी सरकारी थी वो। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर तो किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। यहाँ पर यह बताया गया है कि ज़्यादातर स्थानों पर किसान और ग्रामीण जो लोग थे वो कुलीन जिन्हें मुखिया या स्थानीय सरदार कहा जाता था, उनके माध्यम से राजस्व देते थे। और आजकल हम राजस्व देते हैं नंबरदार के माध्यम से। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय गांव के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुग़ल एक ही शब्द का प्रयोग करते थे और वो शब्द था जमींदार। ठीक है भी, मुग़ल एक शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार वर्ड था वो। अकबर के राजस्व मंत्री तोडरमल ने 10 साल की समय अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। ये सर्वेक्षण इसने 1570 से 1580 के बीच का समय के लिए किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर अर्थात राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक फसल पर, कोई भी फसल छोड़ी नहीं थी इसमें, सभी फसलों पर राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे को यहाँ पर प्रांत कहा गया है। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई। यहाँ पे क्या किया, जो जैसे आजकल हमारा स्टेट हरियाणा है, तो हरियाणा को प्रशासन की सुविधा के लिए ज़िलों में बांट दिया गया है, ज़िलों को तहसीलों में बांट दिया गया है, तहसीलों को ब्लॉक में। तो इस तरह से उस टाइम भी ऐसी प्रथा थी। प्रत्येक सूबे को मुग़लों के शासनकाल के दौरान प्रत्येक सूबे अर्थात प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया था और प्रत्येक मंडल की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। कोई आपसे ये पूछे जब्त क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपको साफ साफ मिल जाएगा। जब्त फिर दोबारा से बता रहा हूँ मैं। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक सूबे की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली हो गए थे कि मुग़ल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में भी वे विद्रोह कर सकते थे। अगर उनका किसी गलत तरीके से शोषण होता है तो विद्रोह भी कर सकते थे, इतने पावरफुल हो चुके थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुग़ल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। अर्थात 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे विद्रोह होने की संभावना कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इससे मुग़ल साम्राज्य का जो स्थायित्व था वो खतरे में पड़ गया। अब अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासन का इतिहास लिखे, यानी
उसके दौरान जो भी अच्छी बुरी जो भी घटनाएं हुई सबका हिस्ट्री लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और उसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईन अकबरी का सबसे रोचक टॉपिक है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण अर्थात स्टेटिस्टिकल संख्याओं के रूप में इसको विवरण किया गया था। ये अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर का चित्र दिखा रखा है अभी, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए। फिर है भी अकबर की नीतियाँ नज़दीक से देखने पर। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित कर दिए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे, देखते थे, उनको चेकिंग करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। ये धन पैसे से संबंधित काम करता था, वित्तीय अधिकारी जो दीवान कहलाता था। एक मिनट भी। और इसमें आगे है भी इसे सहयोग प्राप्त था जैसे कि बख्शी, सैनिक वेतन अधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी। ये कुछ पद थे जिनके ऊपर अकबर ने अपनी नज़र बनाए रखी थी। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति बहुत वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए। उसमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से, यानी ये वर्ड लिखा हुआ था रानी बेगम नूरजहां के नाम से लिखा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज, ये जो दस्तावेज है ये डॉक्यूमेंट्स है, बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है, फरमान है। चौकोर मोहर बताती है कि उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश, यानी ये जो स्टैम्प है ये गोल चौकोर, ये इसका अर्थ क्या है? नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अकबर के अभिजात अर्थात ऊंचे कुल वाले बड़े धनी समर्थ अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का संचालन सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे, अर्थात वे ताकतवर हो गए थे और अपना खुद विद्रोह कर सकने में समर्थ थे।
साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी। तो आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे भी, कल इससे आगे बताएंगे आपको। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।